मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जय आदिवासी युवा संगठन यानी कि जयस ने ताल ठोककर भाजपा और कांग्रेस दोनों का ही समीकरण बिगाड़ दिया है। इस बात पर मुहर लगाने का काम किया है जयस के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद अपने किए गए कामों को याद दिलाया और कहा कि आने वाले वक्त में अन्य कामों को लेकर सरकार से चर्चा की गई है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता उपेंद्र कुमावत ने विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा से खास चर्चा की। देखिए। देख रहे हैं एमपी न्यूज टीवी और आज हम 2023 विधानसभा की तैयारियों को लेकर मनावर विधानसभा में पहुंचे हैं, जहां हम आज मनावर विधायक वर्तमान कांग्रेस विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा जी, जो कि जय संगठन के राष्ट्रीय संयोजक है, हम उनसे चर्चा करेंगे आगामी 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या तैयारियां हैं, इन सभी और मनावर विधानसभा में उनके द्वारा कौन कौन से कार्य 5 सालों में किए गए हैं, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही आने वाले चुनाव में जयेश की क्या भूमिका रहेगी, इन सभी विषयों पर भी हम इनसे चर्चा करेंगे। विधायक महोदय नमस्कार, एमपी न्यूज टीवी में। महोदय, 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी मनावर विधानसभा में क्या तैयारियां हैं, साथ ही जयेश संगठन की क्या तैयारियां हैं 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर? मनावर विधानसभा में हमने जनता के बीच उनकी समस्याओं को लेकर हम जा रहे हैं और 2023 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए हम लोग हर गांव में, हर मोहल्ले में जाकर जो पीड़ित वर्ग है कि हमारे किसान भाई है, हमारे आदिवासी भाई है, हमारे व्यापारी बंधु है, हमारे सभी वर्गों के जो प्रतिनिधि है, उन समाज के वरिष्ठ जन है, उनसे मुलाकातें कर रहे हैं और उनके मन में क्या है 2023 को लेके हम उनसे जान रहे हैं और उनकी समस्याओं को लगातार समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। जयेश संगठन ने अभी आगामी दिनों में ऐलान किया है मध्य प्रदेश के अंदर 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का। तो जयेश संगठन क्या स्वतंत्र रूप से लड़ेगा या किसी पार्टी के सिंबल या किसी पार्टी के सहयोग से? जयेश संगठन अपने प्रदेश के लगभग सभी आदिवासी बहुल्य सीटों पर अपना मजबूत पक्ष रखने के साथ साथ में विधानसभा में नए युवाओं को दावेदारी, नए युवाओं को भेजने को लेकर लंबे समय से संगठन काम कर रहा है। और निश्चित ही मध्य प्रदेश की राजनीति में अभी तक आदिवासी समाज में जो नए युवा, पढ़े लिखे युवा जो आदिवासियों के हक और अधिकारों के लिए लगातार लड़ते रहे हैं, उन्हें राजनीतिक पार्टियों ने लगभग कई वर्षों से अनदेखा किया है। लेकिन जय संगठन निश्चित ही नए युवाओं को राजनीति की मुख्य धारा में शामिल कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने जयस के माध्यम से मिशन युवा नेतृत्व का नारा दिया है और इस नारे के तहत हम मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में नए युवाओं की भागीदारी को लेकर दृढ़ संकल्पित हैं। उनको विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाने के लिए भी हम लोग दृढ़ संकल्पित है। तो निश्चित ही हम लोग जयस के माध्यम से नए युवाओं की राजनीति में एंट्री को लेकर प्रतिबद्ध है। जयस अभी फिलहाल में किसी राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन न होकर स्वतंत्र रूप से युवा नेतृत्व की बात कर रहा है, स्वतंत्र तैयारी कर रहा है। मनावर विधानसभा की बात है तो मनावर विधानसभा में भी हमारा संगठन दोनों ब्लॉकों में मजबूती के साथ काम कर रहा है और यहाँ पर लगातार जनता के बीच जाकर जनता की समस्याओं को समझ रहे हैं और उनके दिलों में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कांग्रेस के टिकट पर लड़कर जीते हुए 5 वर्ष हो गए मनावर विधानसभा में, और मनावर विधानसभा के लोगों की क्या आशाएं थी और इन 5 वर्षों में आप आदिवासी समुदाय को वो करते हैं, जय संगठन के आप राष्ट्रीय संयोजक है, ऐसे में आदिवासी बहुल्य मनावर विधानसभा क्षेत्र है, तो यहाँ के लोगों की क्या आशाएं थी और यहाँ के लोगों की आशाएं आपने कहाँ तक इन 5 वर्षों में पूरी की है और बाकी बची हुई जो भी आकांक्षा है उनकी, उन पर आप आगे क्या कार्य करेंगे? मनावर विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं की थी। यहाँ पे दूर दूर तक अच्छे अस्पताल नहीं थे, यहाँ पर डॉक्टरों की भारी कमी थी। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में यहाँ से जाने के लिए लगभग 150 किलोमीटर की दूरी हमारे ग्रामीण जनों को तय करना पड़ती थी। हमने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए एक मनावर में हमने 10 करोड़ रुपए के लगभग सिविल अस्पताल स्वीकृत कराया है। यहाँ पर डिजिटल एक्सरे मशीन हमने जनता की सुविधा के लिए नई डिजिटल एक्सरे, आधुनिक एक्सरे मशीन जो लगभग बहुत कम रेट में एक्सरे कर जनता को
मरीजों के लिए सुविधा प्रदान की जा रही है। हमने यहाँ पर सभी गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क सोनोग्राफी की व्यवस्था करी है। लगातार डॉक्टरों, विशेषज्ञ डॉक्टरों की मांग कर रहे हैं और जैसे सिविल अस्पताल बनकर तैयार होगा तो निश्चित ही इस क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का एक बड़ी सौगात है यहाँ के क्षेत्र के लिए। और हमारी तो मांग है मध्य प्रदेश सरकार से, हम लगातार मांग कर रहे हैं कि मनावर में मेडिकल कॉलेज दिया जाए। तो अगर वो भी आने वाले समय में हम उस मांग को पूरा कर पाते हैं तो इस क्षेत्र के लिए, हमारे पश्चिमी मध्य प्रदेश के सभी जिलों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। और हमने मनावर विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाओं के साथ शिक्षा के लिए हमने यहाँ के छात्र छात्राओं को, गरीब वर्ग के छात्र छात्राओं को इंदौर जाने में बहुत सारी दिक्कतें होती थी। हमने निःशुल्क यहाँ पे बिरसा मुंडा कोचिंग शुरू करी है, जिसमें लगभग 400 से 500 छात्र छात्राएं मनावर विधानसभा क्षेत्र के सभी बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। उनके लिए एक निःशुल्क लाइब्रेरी, हमने आधुनिक बिरसा मुंडा लाइब्रेरी खोली है, उसमें भी छात्र छात्राएं यहाँ पे उसका लाभ ले रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण यहाँ पे समस्या ग्रामीण इलाकों में पानी की एक गंभीर समस्या है, जिसको लेके हमने विधानसभा में लगातार आवाज बुलंद करी है। मनावर में फिलहाल यहाँ पे तरक्की चतुर्थ श्रेणी की नहरें हैं। हमने मध्य प्रदेश सरकार से मांग करी कि हमारे उमरबन क्षेत्र में अभी भी 10 से 15 गांव ऐसे हैं जो अभी भी सूखा जोन है, ड्राई जोन है। वहाँ पर हमने मध्य प्रदेश सरकार से, मुख्यमंत्री जी से और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी से विधानसभा में आश्वासन भी दिया है कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। हमने साथ ही अपने निजी तौर पे, विधायक के तौर पे, हमने पानी की समस्या के समाधान के लिए हर ग्राम में टैंकर वितरित किए। जिन ग्रामों में 2 टैंकरों की जरूरत थी, तो हम वहाँ पे भी दूसरे चरण में 2-2 टैंकर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए लगातार कोशिश किया। हमने पीने के पानी के लिए जो खासकर जो उमरबन बेल्ट है और हमारे नर्मदा किनारे के जो 35 गांव है, इसके लिए हमने मध्य प्रदेश सरकार से मांग करी कि जब हमारी कमलनाथ जी की सरकार थी तो 350 करोड़ की समुदाय नल जल योजना स्वीकृत हुई थी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने वो योजना निरस्त करके एकल नल जल योजना करी है। तो निश्चित ही हमारी मध्य प्रदेश सरकार से अभी भी मांग है कि जो नर्मदा क्षेत्र के जो 35 गांव आते हैं मनावर विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ पे लगभग स्वच्छ जल से वो अभी भी स्वच्छ जल उनको नहीं मिल पा रहा है। तो हमारी सरकार से मांग है कि समुदाय नल जल योजना इन गाँव में जल्द से जल्द स्वीकृत की जाए। तो हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं को लेकर मुख्य रूप से काम कर रहे हैं। आदिवासी एरिया होने के साथ यहाँ एक पलायन एक गंभीर मुद्दा है। हमने मध्य प्रदेश सरकार से लगातार मांग करी कि युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार दिया जाए। हमारे यहाँ अल्ट्राटेक में 70 से 80% स्थानीय युवाओं को मौका दिया जाए, लेकिन मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान फिलहाल स्थानीय स्तर पर नीति बनाने में नाकामयाब रही है। लेकिन हमारी जब कमलनाथ जी सरकार थी तो उन्होंने 70% स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की नीतियां बनाई थी, जिसको शिवराज सिंह चौहान सरकार ने आते निरस्त करी है। तो हमारी मांग है कि युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले, मनावर विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। उसके लिए हमने एक बड़ी उपलब्धि ये कह सकते हैं कि हमने 41 करोड़ रुपए का हमने एकलव्य आवासीय परिसर का भूमि पूजन करके वो एकलव्य आवासीय परिसर हमने स्वीकृत कराया है और वो परिसर अभी निर्माणाधीन है। हमने उमरबन में मेडिकल डिग्री कॉलेज, उमरबन में हमने डिग्री कॉलेज मंजूर कराया 5.5 करोड़ रुपए का, तो वो भी अभी जल्दी शुरू होने वाला है। तो हम शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधा को लेकर मैंने लगातार मनावर विधानसभा क्षेत्र के लिए काम किया है। हमने बाईपास की लगातार मांग करी है हमने सरकार से। जब कमलनाथ सरकार थी तो 5.5 करोड़ रुपए का कमलनाथ जी ने बाईपास स्वीकृत किया था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने उसे निरस्त कर अब वो मामला भी पेंडिंग में है। लेकिन उसको लेकर भी हम लगातार विधानसभा में आवाज उठा रहे हैं। सिमलदा ब्रिज यहाँ के जनता की बड़ी मांग है कि नर्मदा नदी पर सिमलदा ब्रिज की मांग जल्द से जल्द पूर्ण की जाए। तो उसकी भी टेंडर प्रक्रिया अभी अटकी पड़ी है, तो उसके लिए भी हमने अभी इस बार विधानसभा में लगा है। तो हमने जनता के मुद्दों को लेकर लगातार विधानसभा में आवाज उठाई है। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए हमने आवाज उठाई है कि किसानों के लिए, यहाँ के आदिवासी भाइयों के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए लगातार संघर्ष किया जाता है। भाजपा लगातार आदिवासियों और आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में विकास करने की बात कह रही है। कई योजनाओं के माध्यम से गांव-गांव जाकर इन चीज़ों का प्रचार प्रसार भी भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। तो क्या है वास्तव स्थिति कि भाजपा के द्वारा जो प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं उसका सही से लाभ आदिवासियों को मिल पाया है? बिल्कुल, भाजपा झूठ बोलने में नंबर 1 है। भाजपा ने आज भाजपा के प्रदेश, इस मध्य प्रदेश भाजपा के राज्य में
अपराधों में नंबर 1 पे है। आज भाजपा के इस राज्य में सबसे ज़्यादा बर्बरता पूर्ण अत्याचार हो रहे हैं तो आदिवासी वर्ग के युवाओं के ऊपर हो रहे हैं। हाल ही में पुलिस कस्टडी में कई जिलों में, जैसे धार जिले में सरदारपुर में पुलिस कस्टडी में आदिवासी युवाओं की हत्या हुई है। हाल ही में जबोट के भावरा में पुलिस कस्टडी में आदिवासी युवा की हत्या हुई है। खरगोन के बिस्टान में आदिवासी युवा की हत्या हुई है। आदिवासी बेटियों पर बर्बरता भाजपा सरकार में बढ़ी है, जिसमें नेमावर हत्याकांड, जिसमें 5 आदिवासी बेटियों को बर्बरतापूर्ण हत्या करके मार दिया गया था। नीमच में आदिवासी युवा को मार दिया था। तो भाजपा सरकार में आदिवासियों पर लगातार बर्बरताएं, शोषण बढ़ा है। भाजपा सरकार में आदिवासियों को सबसे ज़्यादा जेलों में डाला गया है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश की जेलों में सबसे ज़्यादा आदिवासी वर्ग की कैदी है। तो इसमें भाजपा सरकार ने छोटे-छोटे मामलों में आदिवासी युवाओं के ऊपर मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसमें शराब के मामले। आज मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अवैध शराब का बिक्री होती है। मध्य प्रदेश से शराब महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में जाती है, लेकिन महुए की शराब बनाने वाले आदिवासी युवाओं के ऊपर सरकार केस दर्ज कर रही है, उनके जेलों में डाल रही है। तो भाजपा सरकार सिर्फ आदिवासी हितैषी होने का ढोंग कर रही है। पेशा कानून लेके आई, लेकिन पेशा में ग्राम सभाओं को कोई अधिकार नहीं दिया। इन्होंने संसाधनों पर कोई अधिकार नहीं दिया। तो भाजपा सरकार आदिवासियों की रूढ़ियों और परंपराओं के नारे दीवालों पर लगवा रही, लेकिन आदिवासियों की रूढ़ियों और परंपराओं की रक्षा, सुरक्षा, संरक्षण देने में पूरी तरह नाकामयाब है। आदिवासी क्रांतिकारियों को एक तरफ भगवान का दर्जा देकर उनकी पूजा करने का ढोंग करती है, और दूसरी तरफ उन्हीं आदिवासी समाज के क्रांतिकारी युवाओं को अनदेखा कर दिया जा रहा है। आज आज पटेल व्यवस्था में लगभग ऐसे मापदंड निर्धारित कर दिए मध्य प्रदेश सरकार ने कि आने वाले समय में गांव में पटेल भी खत्म होने की कगार पे पहुंच गए हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार आदिवासियों की हितैषी होने की बात तो जरूर कर दी है, आदिवासियों की विकास की घोषणाएं जरूर करती है, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं है। आज सबसे ज्यादा पलायन मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल्य जिले धार, झाबा, बड़वानी, खरगोन से अन्य राज्यों में हो रहा है। लेकिन स्थानीय स्तर पर नीति बनाने की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री जी चुप्पी साधे रहते हैं। आज आदिवासी एरिया में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य क्षेत्र के मामले में ये इलाका पिछड़ा है। आज धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी जैसे आदिवासी बहुल्य जिलों में आज दिनांक तक भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक भी मेडिकल कॉलेज स्वीकृत नहीं किया है, जबकि सामान्य जिलों में लगभग प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। तो भाजपा सरकार आदिवासी क्षेत्रों के विकास को रोके रखना चाहती है। आदिवासी क्षेत्रों में युवाओं को बेरोजगार जानबूझकर करने की इनकी योजनाएं हैं। आज भाजपा अगर आदिवासी हितैषी होती तो ये आदिवासी बेटियां पलायन करके अन्य राज्यों में जा रही है, आदिवासी बेटियां गायब हो रही है, आदिवासी बेटियों पर बर्बरता हो रही है, आदिवासी युवाओं को जबरन जेलों में डाला जा रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं दे रहे हैं, ये झूठा प्रोपोगंडा फैला रहे हैं। आज आदिवासी इलाकों में आदिवासियों की स्थिति 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करने के लिए मजबूर है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। 15 से 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने एसटी एससी वर्ग के बेकलाक की पदों की भर्ती नहीं की है। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों का विकास रोकना चाहती है। आरक्षण जैसी एक मजबूत व्यवस्था, जिसमें भारतीय संविधान ने समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए व्यवस्था निर्धारित की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर के कहीं न कहीं आदिवासी समाज के संवैधानिक व्यवस्था के साथ कुटराघात किया है, उसके साथ छेड़छाड़ की है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का पूर्व में एक बयान था जयेश को लेकर कि जयेश कांग्रेस का डीएनए है, और साथ में अभी हाल ही में एमपी न्यूज़ टीवी को दिए गए इंटरव्यू में कांग्रेस कुक्षी विधायक सुरेंद्र सिंह हनी बघेल जी से चर्चा हुई थी। उन्होंने बताया कि कहीं न कहीं जयेश से सामंजस्य बनाकर कुक्षी और अन्य विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की उनकी मंशा है। साथ ही उन्होंने जयेश को लेकर कोई टीका टिप्पणी नहीं की है। तो क्या ये समझा जाए कि जयेश कांग्रेस के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेगा? देखिए, जयेश के साथ कांग्रेस या बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने वाली बात, ये बिल्कुल कहीं न कहीं भ्रम और अफवाह फैलाने वाला मामला है। ये जयेश एक स्वतंत्र वैचारिक सामाजिक संगठन है, और जयेश के माध्यम से आदिवासी समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग के युवाओं को एक नेतृत्व देने की बात ये संगठन लगातार लंबे समय से कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी है और चाहे भारतीय जनता पार्टी है, जयेश
एक आज आदिवासी समाज का सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश का एक ताकतवर युवाओं का एक संगठन है। इसको लेकर राजनीतिक पार्टियां अपना अपना अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं, उनके अपने निजी विचार है। और माननीय कमलनाथ जी एक अनुभवी नेता है इस देश में, देश की राजनीति में उनका बड़ा योगदान है। वो आदिवासी युवाओं की विचारधारा को, उनकी विचार शैली को, उनके कार्य करने की शैली को अच्छी तरह से परिचित है और जयेश को उन्होंने हमेशा सकारात्मक दृष्टि से देखा है। ये यही वो कहना चाहते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी नेताओं के बयान अगर जयेश को लेके हम देखा है तो उन्होंने हमेशा जयेश को कभी नक्सलवाद से जोड़ा, कभी उग्रवाद से जोड़ा, कभी तमाम तरह के उन्होंने झूठे प्रोपोगंडा प्रपंच फैलाए और आरोप लगाने की कोशिश करी है। आज जयेश जैसा संगठन हमेशा भारतीय संविधान के दायरे में रहकर उनके संवैधानिक अधिकारों की बात करते आया है। चाहे 5वीं अनुसूची की बात हो, चाहे 6वीं अनुसूची की बात हो, चाहे वनाधिकार कानून की बात हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जो भारतीय संविधान में आदिवासियों को जो अधिकार दिए हैं उनके विपरीत इनका एजेंडा है। ये हमेशा 5वीं अनुसूची के खिलाफ काम करते हैं, ये हमेशा 6वीं अनुसूची के खिलाफ काम करती है भारतीय जनता पार्टी। ये हमेशा आदिवासियों के आरक्षण के खिलाफ कहीं न कहीं इनके षड्यंत्र रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान और आदिवासियत को लेके इनकी हमेशा नकारात्मक सोच रही है। आज भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता आदिवासियों को आदिवासी कहने के बजाय ये वनवासी कहने में विश्वास रखते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करना चाहती है, जो भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को आदिवासी कहना नहीं चाहती है, जो भारतीय जनता पार्टी 5वीं और 6वीं अनुसूची की बात नहीं करना चाहती है, वो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के आदिवासियों का भला सोच ही नहीं सकती है। इनको सिर्फ आदिवासी समाज का वोट बैंक चाहिए। आदिवासी समाज के युवाओं को भ्रम करके धर्म के जाल में फंसाकर आदिवासी युवाओं को गुमराह करना चाहते हैं। इनको आदिवासियों के विकास से, उनके संवैधानिक अधिकारों से उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोई लेना देना नहीं। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता 5वीं अनुसूची को लागू करने की, इम्प्लीमेंट करने की बात, ग्राउंड पे उनको लाभ दिलाने की बात करता हो तो आप बता सकते हैं। 6वीं अनुसूची की बात करने की बात करता हो तो बता सकते हैं। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े नेता आदिवासियत के नाम से ही डरते हैं। इनको आदिवासियत से घबराकर ये आदिवासियों को वनवासी कहते हैं। आज आदिवासी प्राचीन काल से इस भारत भूमि के रहने वाले लोग हैं, इस देश के मालिक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन मालिकों से डरती है, इसलिए हमेशा इनका एजेंडा आदिवासियों के खिलाफ रहा है। ये थे हमारे साथ जयेश के राष्ट्रीय संयोजक और वर्तमान में मनावर विधानसभा से कांग्रेस विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा जी, जिन्होंने एमपी न्यूज़ टीवी से काफ़ी सार्थक चर्चा की है। कई मुद्दों पर इनसे चर्चा हुई है। इनके द्वारा जो भी चीज़ें पारदर्शी की गई है, ये सारी इस विधानसभा को लेकर लागू होती है। और हम विधायक महोदय को एमपी न्यूज़ टीवी की ओर से धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने अपना अमूल्य समय चैनल के लिए निकाला है।